आज हम कक्षा 7 के विज्ञान भारती के पाठ 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, उनके निर्माण की मौलिक इकाई, अणुओं अथवा परमाणुओं के बीच की दूरी का अंतर, रसायन की भाषा, तत्वों के संकेत, रासायनिक सूत्र से लाभ, अवयवी तत्वों एवं उनके अनुपात, अम्ल, क्षार एवं लवण की धारणा, अम्ल, क्षार और लवण की प्रकृति में उपस्थिति एवं उपयोग, प्राकृतिक सूचक और उदासीनीकरण एवं दैनिक जीवन में उसका उपयोग के बारे में हम जानेंगे। हम अपने आसपास बहुत सी अनेकों वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध आदि। इसमें हम ये देखते हैं कि कुर्सी और मेज लकड़ी की, अलमारी लोहे की बनी हुई होती हैं। लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ द्रव्य हैं। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आँख से देखकर, हाथ से छूकर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं दूध या पानी को किसी जग या गिलास में रखा जाता है तो उसे हम देखकर महसूस कर सकते हैं। हवा को हम आँखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी पेड़ चलते हैं तो हमें महसूस होता है कि हवा चल रही होती है। इसी प्रकार हमें ये पता लगता है कि ये सारे पदार्थ द्रव्य जो हैं स्थान घेरते हैं, इनमें वजन होता है और जिनका ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे हम जो है पदार्थ कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है उसको हम अणु या परमाणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, तथा अणु उसी तत्व के परमाणुओं का वह समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु तथा परमाणु जो है तत्व के यानी कि उस पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ जो है ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में जो है पाया जाता है, जिसमें जो है पदार्थ जैसे कि ठोस है तो ठोस के जो अणु हैं वो आपस में बंधे हुए रहते हैं एक दूसरे से और काफ़ी पास पास होते हैं, जिस कारण ठोस जो है जिसकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित रहते हैं। इसी प्रकार हम आते हैं द्रव में। द्रव के अणु जो हैं ठोस पदार्थों के अणु की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन जो है एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। इसी कारण द्रव जो है अपनी निश्चित सीमा के अंदर द्रव के अणु जो है गति कर सकते हैं। इसीलिए द्रव को जिस भी पदार्थ में डाला जाता है यह उसका जो है आयतन ग्रहण कर लेता है और उसकी आकृति इसकी जो है अनिश्चित होती है, लेकिन आयतन जो है निश्चित होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं गैस के अणु जो हैं बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, इसीलिए गैस को जिस भी बर्तन में डाला जाता है तो ये इसकी आकृति और आयतन दोनों ही ग्रहण कर लेता है। गैस की ना तो आकृति निश्चित होती है ना ही आयतन निश्चित होता है। अब हम जानेंगे पदार्थ की आणविक संरचना। हम ये देखते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो अणुओं के आकर्षण बल के कारण होती हैं। इस बल को जो है पदार्थ के 2 अणुओं के बीच लगने वाले इस आकर्षण बल को जो है अंतरा अणुक बल भी कहते हैं। ठोसों में यह सबसे अधिक होता है, द्रवों में उससे कम और गैसों में जो है सबसे अधिक होता है। अब हम पढ़ते हैं तत्व एवं यौगिक। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो तत्व में जो है एक या एक से अधिक परमाणु हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, etc। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं प्रकृति में जो कि एक ही
परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन आदि। ये जो है तत्व एक ही परमाणु से मिले बनकर होते हैं, जबकि यौगिक ये होता है दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक परमाणु जो है निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो उस पदार्थ को जो है यौगिक कहते हैं। यौगिक में जो है परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है, क्योंकि ये निश्चित अनुपात से बने होते हैं। यौगिक को हम निम्न चित्र अनुसार समझ सकते हैं कि ये पदार्थ जो है यौगिक कहलाते हैं, जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु संयोग करके जल का एक अणु बनाता है। अब हम पढ़ेंगे रसायन की भाषा। जिस प्रकार हम जानते हैं कि गणित में हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग के लिए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त हम चूंकि त्रिभुज, इसलिए, छोटा, बड़ा, बराबर या बराबर नहीं तत्वों का प्रतीक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार केवल गणित में ही नहीं, विज्ञान में भी, विशेषकर जो है रसायन विज्ञान में जो है तत्वों का प्रयोग जो है अधिक किया जाता है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि वास्तव में जो है इनके पूरे रूप को लिखने से और तत्वों के प्रतीक लिखने से हमें समय और जो है स्थान की बचत हो जाती है। अब तक प्रकृति में जो है 118 तत्व जो हैं खोजे जा चुके हैं और उनसे लाखों यौगिकों की खोज हो चुकी है। तत्वों के प्रतीक के बारे में ये कहा जाता है कि 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सबसे पहले इन तत्वों का प्रतीक जो है यूनान ने दिया गया था, और उन्होंने जो है जॉन डाल्टन ने इस प्रकार बताया था कि प्रत्येक तत्व के प्रतीक को हमें जो है वृत्ताकार में रखने चाहिए। जैसे कि चांदी का इन्होंने एस बनाया था, सीसा का जो है एल बनाया था, कार्बन का जो है सी बनाया था, और गोल्ड का जो है जी बनाया था, ऑक्सीजन का जो है ओ बनाया था, CO2 का इन्होंने जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह से बनाया था। पर कुछ समय बाद जो है लगभग जे बर्जीलियस ने जो है बताया कि तत्वों के प्रतीक को जो है उनके नाम के पहले अक्षर से लिखा जाए, और अगर दो तत्व जो है एक समान होते हैं तो उनके पहले और दूसरे अक्षर का प्रयोग किया जाए। उस समय बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका बहुत विरोध किया था, लेकिन 100 वर्षों बाद जो है सभी लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो गए। आज यही प्रणाली प्रचलित है। जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन को H, सल्फर को S, ऑक्सीजन को O, कार्बन को C से, लोहे को F, फ्लोरीन को F से, नाइट्रोजन को N से, फास्फोरस को P से, सल्फर को H से, एल्युमिनियम को Al से, और जो है गोल्ड को Ar से जो है दिखाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे कि बोरान को B से, कैल्शियम को Ca से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को Co से, और हीलियम को He से, मैग्नीशियम को Mg से, और जो है नियॉन को Ne से, सिलिकॉन को Si से प्रदर्शित करते हैं। जब दो तत्वों में 2 अक्षर लिखे जाते हैं तो पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर जो है छोटा लिखा जाता है। कुछ तत्वों के नाम जो है लैटिन भाषा से भी लिए गए हैं, जैसे कि सोडियम, इसका लैटिन भाषा में नाम नेट्रियम है, इसलिए इसका प्रतीक Na है। क्यूप्रम यानी कि कॉपर, इसको जो है Cu से हम दिखाते हैं। लोहा जिसका नाम फेरस है, इसे Fe से दिखाते हैं। पोटेशियम जिसको कैलियम कहते हैं, इसीलिए इसे K से दिखाते हैं। चांदी अर्जेंटम नाम है, इसलिए इसको Ag से दिखाते हैं। गोल्ड यानी कि सोना, इसको औरम बोलते हैं, इसीलिए इसे Au से दिखाते हैं। पारा जिसको जो है Hg से दिखाते हैं, हाइड्रोगरम। और इसी प्रकार हम जानते हैं कि प्रतीक का महत्व क्या होता है। किसी भी तत्व के प्रतीक में दो चीज़ें हमें पता लगती हैं, उस तत्व का नाम और उस तत्व के एक परमाणु। यानी कि किसी भी तत्व में या तो उस तत्व का नाम होगा और उसके एक परमाणु के बारे में हमें तत्व से जानकारी मिलती है, कि जैसे कि हमारा है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन हमें ये दिखाता है कि इस तत्व का नाम हाइड्रोजन है, इसका प्रतीक H है और इसके परमाणुओं की संख्या इसमें 1 है। अब
बात आती है कि रासायनिक सूत्र जो हैं तत्व के भी हो सकते हैं और यौगिक के भी होते हैं। तो रासायनिक सूत्र जैसे किसी भी तत्व में उपस्थित उसके परमाणुओं की जो है संख्या को दिखाते हैं। किसी तत्व में जो है अणु जो होता है वो होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। किसी किसी तत्व में दो होते हैं, किसी किसी में तीन भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो उसकी संख्या को जो है संक्षेप में सूत्र या रासायनिक सूत्र कहते हैं। परमाणुवीय प्रतीक को उसको जो है हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब हम जानेंगे कि तत्व का अणु सूत्र क्या होता है। जैसे कि हमारा जल है, इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, जिससे ये हमें दिखाता है कि इसमें हाइड्रोजन की जो है दो परमाणु और ऑक्सीजन, तो ये हमारा हाइड्रोजन हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी तत्व में उपस्थित परमाणु अणुओं की संख्या को जो रासायनिक रूप होता है उसको हम जो है अणु सूत्र कहते हैं। जैसे कि हमारा O2 है तो इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु, N2 है तो नाइट्रोजन के दो परमाणु, Cl2 है तो क्लोरीन के दो परमाणु, ब्रोमीन है तो Br के दो परमाणु, आयोडीन है तो I2 के दो है। इसके अणु में जो है दो परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें दो से अधिक भी होते हैं। जैसे फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है। इसी प्रकार सल्फर के 8 अणुओं से मिलकर ये जो है सल्फर का एक परमाणु बनता है। तो तत्वों की यह संख्या जो उनके आगे लिखी जाती है उस तत्व की परमाणुकता कहलाती है। जैसे कि हमारे H2N2 में जो है इसकी परमाणुकता 2 होगी। अब हम बात करेंगे तत्वों के यौगिक के अणु सूत्र की। जैसा कि हम जानते हैं कि यौगिक में दो या दो से अधिक जो है प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। अतः परमाणु सामान्यतः अविभाज्य होता है, इसीलिए इसका मान हमेशा जो है पूर्णांकों में आता है, जैसे 1 2 3 4। हमारा जैसे कि एक यौगिक है HCl जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो अलग अलग परमाणु होते हैं। हमारा वाटर है जैसे H2O जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं और इसमें लिखा हुआ है जैसे H2O, जिससे जो हमें ये दिखाता है कि इस यौगिक में हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से जो है जल का हमारा एक यौगिक का अणु बनता है। तो जैसे कि किसी भी यौगिक के जो है सूत्र में हमें दिखाता है जैसे कि CaB3, यानी कि इस यौगिक में उपस्थित परमाणु तथा उनकी संख्याओं के बारे में जो है यौगिक का अणु सूत्र दिखाता है। किसी भी यौगिक के अणु सूत्र से हमें तीन चीज़ें पता लगती हैं। एक कि उस तत्व का एक अणु कौन सा है जैसे ABC, और तत्व जिनसे वह यौगिक बना हुआ है जैसे कि A तत्व, B तत्व और C से बना हुआ है। और फिर आता है कि अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को भी दिखाता है। जैसे कि हमारा NaCl है, इसमें जो है सोडियम और क्लोरीन का एक एक परमाणु का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही CO2 है जिसमें कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो परमाणु, H2SO4 है जिसमें हाइड्रोजन के दो, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के जो है 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार हमारा HNO3 है जिसमें हाइड्रोजन का एक और नाइट्रोजन का एक, ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं CaCO3 जिसमें कैल्शियम का एक, कार्बन का एक, लेकिन ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि चूना पत्थर, चूने के पानी का है जिसमें कैल्शियम का एक और ऑक्सीजन का एक और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दो और हाइड्रोजन के दो परमाणु उपस्थित हैं। इसी प्रकार हमारा आता है चीनी यानी कि शक्कर, जिसका सूत्र होता है C12H22O11, जो ये दिखाता है कि कार्बन के इसमें 12, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के जो है 11 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि MnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट जिसमें पोटेशियम का एक, मैग्नीज के एक, ऑक्सीजन के जो है 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार हमारा आता है Na2CO3 यानी कि धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट जिसमें सोडियम का 2, कार्बन के एक और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार हमारा आता है खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसमें
सोडियम का 1, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। किसी भी तत्व अथवा यौगिक के एक से या एक से अधिक परमाणुओं या अणुओं को दर्शाने के लिए प्रत्येक अणु सूत्र में पहले से दर्शाई जाने वाली संख्या लिख दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा H2O है, जो ये दिखाता है कि इसमें ये जल का एक अणु है। 2H2O ये दिखाता है कि इसमें जो है जल के 2 अणु हैं। और 3H2O इस प्रकार दिखाता है कि इसमें जल के 3 अणु हैं। 4H2O ये दिखाता है कि इसमें जो है जल के 4 अणु उपस्थित हैं। अब हम पढ़ते हैं अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम ये देखते हैं कि प्रकृति में जो बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, सिरका, नमक, चीनी और ऐसे बहुत सी चीज़ों का हम जीवन में प्रयोग करते हैं, जिसमें से कुछ का स्वाद खट्टा होता है, कुछ का मीठा, कुछ का कड़वा होता है। इसी प्रकार ये जो है टेबल में हम देखते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारा जो है नींबू, ये साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। इसी प्रकार हमारा संतरा है, ये भी साइट्रिक अम्ल के कारण जो है खट्टा होता है। और सिरका हमारा एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। लैक्टिक दूध है, दही जो है हमारा लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। इसी प्रकार इमली और कच्चे आम में जो हमारा टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अम्ल। जिस प्रकार हमने देखा नींबू, सिरका, इमली, कच्चा आम जो है ये खट्टे होते हैं। ये खट्टे उसमें उपस्थित विशेष अम्ल के कारण होते हैं। अम्ल एसिड को अम्ल कहते हैं। एसिड जो है लैटिन भाषा के एसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो प्रकृति में बहुत से जो है अम्ल पाए जाते हैं, और ये जो है भोज्य पदार्थों में ये बहुत ही क्षीण अम्ल होते हैं, जिस कारण इनका जो भोज्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। प्रकृति में कुछ प्रबल अम्ल भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। ये इतने प्रबल होते हैं, खनिज अम्ल भी इनको कहा जाता है, कि अगर ये किसी हमारी त्वचा पे गिर जाए तो हमारी त्वचा जल भी सकती है। जो प्रकृति में जो है सांद्र अम्ल पाए जाते हैं, ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तनु अम्ल वो अम्ल होते हैं जिसमें जो है पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है। तो जब भी हम तनु अम्ल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अम्ल में जो है पानी कभी भी नहीं मिलाते हैं। तनु करने के लिए हमें पानी में अम्ल जो है मिलाना चाहिए। इससे ये होता है, इससे जलने की संभावना कम होती है, वरना जो है हमारे जलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कभी धोखे से भी हमारे शरीर पर प्रबल अम्ल पड़ जाए तो हमें उसे तुरंत पानी से धोना चाहिए, और हो सके तो साबुन का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो उदासीन हो जाए। अब हम पढ़ते हैं क्षारक के बारे में। तो खाने का सोडे को अपने हम हाथों में लें और उसे रगड़ें तो जो हमें साबुन जैसा चिकना पदार्थ प्राप्त होता है। तो ऐसे पदार्थ जो छूने पे जो है साबुन जैसे चिकने पदार्थ होते हैं, तो उनको बेस या क्षारक कहलाते हैं। कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, उनको हम जो है क्षार भी कहते हैं। ऐसे भस्म जो जिनमें अधिक मात्रा में पानी मिलाया जा सकता है, वो क्षारक या बेस जो है भस्म कहलाते हैं। अब ये जो हमारे खानों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए हमने देखा होगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का जो है हाइड्रोक्साइड, ये प्रमुख जो है क्षारक हैं। अब हम देखेंगे अम्ल एवं क्षारक की जो है पहचान। तो हम ये देखते हैं कि अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जो कि जो है सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को जब किसी अम्लीय या क्षारकीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग बदल जाता है। जैसे कि लिटमस है हमारा, हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं, ये आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए प्रायः जो है लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है जैसे कि किसी भी अम्लीय माध्यम में जो है
नीला लिटमस लाल हो जाता है। और जबकि जो है क्षारीय माध्यम में अगर हम लाल लिटमस को डालेंगे तो जो है वो नीला हो जाएगा। ऐसे गुलहड़ की हमारी जो पंखुड़ियाँ हैं ये क्या करती हैं कि अम्लीय माध्यम में जो है ये जो है अम्लीय विलेनों में गहरा गुलाबी रंग और क्षारीय विलेनों को जो है हरा कर देती हैं। इसी प्रकार हल्दी का चूर्ण भी जो है एक अन्य प्राकृतिक सूचक है जो कि क्षारीय विलेनों को लाल कर देता है, जबकि अम्लीय विलेनों को ये इसमें कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं आता है। तो प्रयोगशाला में कुछ जो है अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए और भी सूचक प्रयोग किए जाते हैं कि जैसे जैसे कि हमारा मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन का प्रयोग होता है। तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है, जबकि फिनोप्थलीन जो है अम्लीय विलयन में कोई भी रंग नहीं बदलता है, जबकि क्षारीय विलयन में ये जो है गुलाबी हो जाता है। इसी प्रकार एक सारणी होगी जिसमें हम ये देखेंगे कि टमाटर में अगर हम लाल लिटमस को डालें तो वो क्या होगा। उसका चेंज संतरा या नींबू, खाने का सोडा, बोतलबंद पानी, सिरका, नमक का विलयन और शैम्पू में अगर हम लिटमस पेपर को डालेंगे लाल और नीले दोनों को ही, तो हम पहचान पाएंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें जो है नीला लिटमस लाल हो जाता है वो अम्लीय होंगे, और जिनमें जो है लाल लिटमस जो है नीले में बदल जाएगा तो वो जो पदार्थ जो है क्षारीय विलयन कहलाएंगे। इसकी पहचान हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अम्ल एवं क्षार की जो है पारस्परिक क्रिया होती है उसको जो हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसमें हम एक परख नली में जो है बराबर हिस्से में जो है हम डाइल्यूट HCl और दूसरे में जो है डाइल्यूट NaOH यानी कि लेते हैं, फिर इसको एक ही बड़ी परख नली में मिला लेते हैं। तो इस क्रिया में हमारा जो है साल्ट बनता है यानी कि लवण का निर्माण होता है। जैसे कि HCl NaOH मिला तो NaCl बना प्लस H2O बना और उसमें हमारी जो है निकलती है। तो इसकी रासायनिक प्रक्रिया इस प्रकार भी होती है कि अम्ल क्षार रिएक्शन हुई और बने साल्ट H2O और ऊष्मा बनी। घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल क्षारक तथा लवणों का जो है उपयोग। तो इसमें दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं तथा भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसमें सामान्यतः अम्ल क्षार तथा लवणों का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ प्रमुख अम्ल क्षार एवं लवणों के उपयोग के बारे में जानें। कि जैसे कि हमारा H2SO4 है, इसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। ये जो है उर्वरक बनाने में जैसे कि खाद NPK, यूरिया और अमोनिया सल्फेट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं HNO3, इसको जो है सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। ये अम्लराज बनाने में काम होता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में होता है और इसका प्रयोग गहनों की साफ़ सफाई में होता है। TNT जैसे विस्फोटक डायनामाइट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं HCl। तो इसको जो है नमक का अम्ल भी कहते हैं। ये मुख्यतः जो है हमारे टॉयलेट क्लीनर यानी इसकी सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है और क्लोरीन बनाने में इसका निर्माण होता है और NaCl को शोधन में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हमारा आता है CH3COOH सिरका, जिसको होता है इसका प्रयोग जो है हम भोज्य पदार्थों के रूप में अचार बनाने में इसका प्रयोग करते हैं और जो है दवा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जो सेलुलोज एसीटेट फोटो फिल्म के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है और सफ़ेदा बनाने में इसका निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा। इसका प्रयोग जो है घरेलू काम में बर्तनों की सफाई में इसका प्रयोग होता है और मुख्यतः इसका जो है औद्योगिक उपयोग जो है साबुन के निर्माण में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं CaO यानी कि चूना। इसका प्रयोग जो है औद्योगिक घरेलू रूप में इसका प्रयोग जो है घरों की पुताई में और घरेलू जो है उपचार में भी चोट वगैरह लगने पे इसका किया जाता है। औद्योगिक रूप से इसका प्रयोग जो है अमोनिया बनाने में और जो है आयरन के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग होता है। अब आता है NaCl यानी कि इसको जो है कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इसका प्रयोग हम घरों में जो है भोज्य पदार्थों में जो है स्वाद के लिए करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। और ORS का घोल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और औद्योगिक रूप से इसका प्रयोग क्लोरीन के निर्माण और साबुन के
जो है साबुन उद्योग में इसका प्रयोग होता है। फिर आता है हमारा Na2CO3 यानी कि धावन सोडा। ये सोडा जो है हमारा प्रयोग किया जाता है कपड़ों की धुलाई में, और औद्योगिक रूप से इसका प्रयोग कांच के निर्माण में होता है, और पानी की जो है जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जल की कठोरता को दूर करने में। अब आता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा NaHCO3। इसका जो है घरेलू उपयोग जो है बेकिंग पाउडर के रूप में होता है। पेप्सी, कोका कोला, जितने भी हमारे पेय पदार्थ बनते हैं उसमें प्रयोग होता है। और जो है हमारा ब्रेड, केक आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। भोजन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। औद्योगिक रूप से इसका प्रयोग जो है सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में होता है और पाचक पदार्थों के निर्माण में होता है। तो ये था हमारा पाठ। अब इसके जो है जिस विधि से हम लोग पढ़ते हैं उस विधि से अगर हम इसके प्रश्न बनाएंगे तो इसके प्रश्न हो सकते हैं कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो किन किन पदार्थों से मिलके बनी होती हैं, उन पदार्थों को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, क्या उन पदार्थों को हम आँखों से देखकर, हाथों से छूकर या अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। तो ये सभी द्रव्य क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ क्या होता है? क्या पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, तो जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है? क्या पदार्थ के ऐसे छोटे छोटे कण हैं जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या ये एक समान गुणधर्म दिखाते हैं? ऐसे कौन से छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको हम तत्व कहते हैं या अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं? परमाणु क्या होता है? क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? क्या तत्व जो है या अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या नहीं रह सकता है? इसके बारे में जानेंगे। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की ये अवस्थाएं किसके कारण होती हैं? ठोस क्या होता है? द्रव क्या होता है? गैस क्या होता है? क्या ठोस वो होता है जिसकी आकृति आयतन निश्चित होता है? द्रव क्या वह होता है जिसकी जो है आकृति अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है? गैस क्या वो होता है जिसकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं? पदार्थ की आणविक संरचना में ये परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्या ये अंतराणुक बल के कारण होते हैं? अंतराणुक बल क्या होता है? और ये ठोसों में अधिक क्यों होता है, द्रव में कम क्यों होता है? गैस में सबसे अधिक सबसे कम होने के कारण जो है गैस पूरे बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती है या नहीं कर लेती है? तत्व एवं यौगिक क्या होते हैं? तत्व में किस प्रकार के परमाणु यूज होते हैं? यौगिक में किस प्रकार के परमाणु यूज होते हैं? क्या कुछ कोई ऐसे भी तत्व हैं जिनके अणु जो हैं एक ही परमाणु से मिलके बने होते हैं? क्या हीलियम और नियॉन के परमाणु जो है एक ही अणु में एक ही परमाणु होता है? यौगिक क्या होते हैं? यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है? क्या यौगिक में जो है दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं? रसायन की भाषा क्या है? मैथ में हम किन किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए? चूंकि, परंतु और जो है त्रिभुज छोटा या बड़ा या बराबर बराबर नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रसायन की भाषा में भी क्या इसको जो है प्रयोग किया जाता है? और इनका प्रतीक लिखने से हमें क्या फ़ायदा होता है? क्या इनके प्रतीक को प्रयोग करने से हमें स्थान और समय की बचत होती है? तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं? 1808 में जॉन डाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया था? उन्होंने जो है सभी तत्वों को वृत्ताकार लिखने का क्यों जो है बताया था? क्या उनकी मान्यता लागू हुई कि नहीं हुई? फिर अंग्रेज रसायनिक J.G. बर्जीलियस ने जो है तत्वों के प्रतीक नाम से लिखने की शुरुआत की, तो इसका उस समय के लोगों ने विरोध क्यों किया? 100 सालों बाद इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है? इनकी इस वर्गीकरण की प्रणाली में क्या होता है? जैसे कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? सल्फर का प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? कार्बन का प्रतीक क्या है? फ्लोरीन का प्रतीक क्या है? नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? फास्फोरस का प्रतीक क्या है? सल्फर का प्रतीक क्या है? एल्युमिनियम का प्रतीक क्या है? और गोल्ड का प्रतीक क्या है? ब्रोमीन का प्रतीक क्या है? कैल्शियम का प्रतीक क्या है? क्लोरीन का प्रतीक क्या है? कोबाल्ट का प्रतीक क्या है? और हीलियम का प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? नियॉन का प्रतीक क्या है? सिलिकॉन का प्रतीक क्या है? कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो कि लैटिन भाषा के उससे लिए गए हैं, उनका प्रतीक हम किस प्रकार लिखते हैं? सोडियम का प्रतीक Na क्यों लिखा जाता है? कॉपर का Cu क्यों लिखा जाता है? लोहे का Fe क्यों लिखा जाता है? पोटेशियम का K क्यों लिखा जाता है? चांदी का Ag क्यों लिखा जाता है?
सोने का AU क्यों लिखा जाता है, पारा का HG क्यों लिखा जाता है, प्रतीक का क्या महत्व है, प्रतीक से हमें किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है, क्या प्रतीक से हमें तत्व के नाम और तत्व के परमाणु के बारे में जानकारी मिलती है या नहीं। इसी प्रकार रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र में क्या होता है, क्रिस्टल जालक जैसी संरचना होती है। क्या रासायनिक सूत्र हमें ये बताता है कि उस तत्व या यौगिक में कौन कौन से परमाणु उपस्थित होते हैं। रासायनिक सूत्र क्या जो है, तत्व का परमाणुवीय रूप होता है। तत्व का अणु सूत्र क्या होता है, क्या तत्व का अणु सूत्र ये बताता है कि एक ही परमाणु के बारे में बताता है कि उसके एक तत्व के उस यौगिक तत्व के अणु में क्या कितने परमाणु उपस्थित हैं, परमाणुकता क्या होती है। इसी प्रकार हमें ये बताइए, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके जो है अणु सूत्र क्या है, परमाणुकता क्या होती है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की परमाणुकता 2 क्यों होती है, इसको आप कैसे समझाएंगे। यौगिक का अणु सूत्र क्या होता है, क्या यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। यौगिक के अणु सूत्र में क्या संख्याएं जो है पूर्णांकों में लिखी जाती है, पूर्णांकों में क्यों लिखी जाती हैं, क्या पूर्णांकों में इसीलिए लिखी जाती हैं कि ये सामान्यतः परमाणु अविभाज्य होता है। जैसे HCl, H2O में जो है इसका प्रतीक क्या होगा, क्या H2O जो है जल का प्रतीक होगा। और यौगिक का अणु सूत्र हमें क्या क्या दिखाता है, क्या यौगिक का अणु सूत्र हमें तत्व का अणु एक अणु बताएगा, या तत्व है जिससे वह यौगिक बना ये दिखाएगा, या अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या को दर्शाएगा। इसी प्रकार हमारा आता है NaCl से हमें क्या शो होता है, क्या सोडियम का इसमें एक परमाणु होता है, क्लोरीन का क्या एक परमाणु होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कितनी कितनी मात्रा में ये बताइए। H2SO4 में कौन कौन से तत्व हैं, HNO3 में कौन कौन से तत्व तथा कितनी संख्या में हैं, CaCO3 में कितने कितने परमाणु हैं, किस संख्या में हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने कितने तत्व के परमाणु हैं और वो किस संख्या में हैं, C12H22O11 यानी कि चीनी में कौन कौन से परमाणु हैं और किस संख्या में है ये बताइए। पोटेशियम परमैंगनेट में कौन कौन से परमाणु हैं और किस संख्या में है ये बताइए। सोडियम कार्बोनेट में कौन कौन से परमाणु हैं और किस संख्या में है। खाने के सोडा यानी कि NaHCO3 में कौन कौन से परमाणु हैं, उनके क्या प्रतीक हैं, उनको बताइए। अगर किसी भी तत्व या यौगिक के एक अणु को दिखाने के लिए हम सिंगल का प्रयोग करते हैं, इससे पहले जो संख्या लिखी जाती है जैसे कि 2H2, तो ये 2H2 हमें क्या दिखाती है, क्या ये हमें जल के 2 अणुओं के बारे में बताती है। 3H2O क्या होती है, ये हमें किस प्रकार के बारे में बताती है। 4H2O क्या होती है, क्या ये हमें जो है जल के 4 अणुओं के बारे में जो है दिखाता है। अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या है, प्रकृति में बहुत से पदार्थ जो होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, क्या नींबू खट्टा होता है, क्या इमली खट्टी होती है, क्या सिरका खट्टा होता है, क्या नमक जो है नमकीन होती है, क्या चीनी मीठी होती है,